हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा जिसकी हमें डिडक्शन मिलेगी, वो है अगर एसएससी कोई एक्सपेंडिचर करता है ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट पे। वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या पढ़ा था सर हमने सैलरी के अंदर। हाँ, तो सैलरी के अंदर उसका अलग प्रोविजन था। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से देख रहे हैं। वहाँ पे हमने देखा था एज अ एम्प्लॉय की तरफ से कि एम्प्लॉय को जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट का, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अभी देख रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉयर ने पेमेंट करी किसको, एम्प्लॉय को। ठीक है, तो इसके सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, इसकी इनकम है, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जाम्पशन जितना होगा उसको छोड़ के। उसके बाद एम्प्लॉयर के केस में, एम्प्लॉयर का क्या है, ये खर्चा है, एक्सपेंस है सर। तो इसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी अगर कोई एम्प्लॉई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है और एम्प्लॉयर उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट की पेमेंट करता है, तो उस वॉलंटरी रिटायरमेंट जो उसने पे किया है एम्प्लॉय को, उसका कितना डिडक्शन मिलेगा। तो जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, जितना भी उसने पेमेंट किया है, वो हमें मिल जाएगा इन 5 इंस्टॉलमेंट। पहला साल होगा जिस ईयर में पेमेंट किया है, जिस ईयर में पेमेंट किया है प्लस उसके 4 सालों में मिल जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है। 23-24 में यहाँ पे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट का पेमेंट किया कुछ, मान लीजिए 5 लाख रुपए पे किया। ठीक है, तो इस 5 लाख रुपए का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगी। और पहला 1 लाख हमें उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में वो अमाउंट हमने पे किया है। तो इस ईयर में पे किया है तो यहाँ पे 1 लाख मिल जाएगा। फिर आने वाले 4 सालों में, आने वाले 4 सालों में 1-1 लाख करके हर साल में हमें एक एम्प्लॉयर को वॉलंटरी रिटायरमेंट की डिडक्शन मिलती जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। This section applies to assessee who has incurred expenditure in any previous year in form of payment to any employee in connection with his voluntary retirement in accordance with any scheme or scheme of voluntary retirement। लेकिन जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की पेमेंट कर रहा है वो अप्रूव्ड स्कीम के, जो प्रिस्क्राइब्ड स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो स्कीम है इसकी वॉलंटरी रिटायरमेंट की उसके अकॉर्डिंगली नहीं है तो इस सेक्शन में उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए वॉलंटरी रिटायरमेंट की। ओके, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस इज 1/5 ऑफ द अमाउंट पेड। जितना पेमेंट करेगा वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका 1/5 मिलेगा। कब से, फॉर डेट प्रीवियस ईयर, उस ईयर में। ठीक है, जैसे 5 लाख पेमेंट किया था इस ईयर में, तो 5 लाख डिवाइड बाई 5, 1 लाख हमें इस ईयर में मिल गया। और बाकी 4 इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, बाकी आने वाले जो 4 साल हैं सब में 1-1 लाख रुपए डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, ओके सर। एक बार इस सेक्शन के अंदर हमें डिडक्शन मिल गई वॉलंटरी रिटायरमेंट की, तो वो किसी और सेक्शन के अंदर उसकी डिडक्शन नहीं ले सकता। तो जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट की इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिल गई, तो असेसी उसकी डिडक्शन किसी और सेक्शन के अंदर नहीं ले सकता। ओके, ओके सर। चलिए, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 36 अदर डिडक्शन। इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि बिजनेस के पर्पस के लिए अगर किए गए हैं तो उसकी डिडक्शन असेसी को मिल जाती है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, ओके सर। चलिए, पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड।
If insurance policy has been taken against risk, damage or destruction of stock or store used for a business or profession, the premium paid is deductible. ये क्या है सर? आज के टाइम पे आज के टाइम पे जहां पे हमें कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाए, तो सबसे अच्छा है कि आप इंश्योरेंस करा के रख लो। सबसे अच्छा है इंश्योरेंस करा के रख लो, तो एटलीस्ट कुछ होता है तो उसके बदले में इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। सेम बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल है। एसएससी का स्टॉक है, वो रात को घर गया बेचारा और स्टॉक पूरा का पूरा चोरी हो गया या फिर फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। अब एसएससी क्या करेगा? अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो सर रोएगा बैठ के, उसका तो लॉस हो गया पूरा। इसीलिए एसएससी क्या करते हैं? इंश्योरेंस ले लेते हैं और इंश्योरेंस के पॉलिसी के अगेंस्ट प्रीमियम पे करते हैं हर साल। तो अगर कोई एसएससी अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए स्टॉक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो उसकी डिडक्शन एसएससी को मिल जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। सेकंड है प्रीमियम पेड बाय अ एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय। अगर अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, मेडिक्लेम पॉलिसी ले लिए है या फिर हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, तो उसका भी जो भी प्रीमियम होगा जो एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा उसकी डिडक्शन उसे सेक्शन 36 में मिल जाएगी। ठीक है? ठीक है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को कुछ इशू हो गया, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो एम्प्लॉयर को अपनी जेब से देना पड़ेगा। इंश्योरेंस ले रखा है तो इन केस अगर कुछ होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसको रिम्बर्स कर देगी एम्प्लॉयर को। ठीक है? तो ये सब देख के एम्प्लॉयर को चलना पड़ता है। तो ये भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। हाँ सर, बिजनेस से रिलेटेड है। तो अगर कोई प्रीमियम पे कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एम्प्लॉयर, तो उसको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड वो अप्रूव्ड होना चाहिए, जो इंश्योरेंस है वो अप्रूव्ड होना चाहिए बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनीज को, जो सेक्टर है इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसको सुपरवाइज करती है, मैनेज करती है, ओवरलुक करती है, जैसे आरबीआई करती है बैंकिंग को। सेम ये क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ओके ओके सर। नेक्स्ट है हमारा बोनस और कमीशन। बोनस और कमीशन, अगर एम्प्लॉयर कोई बोनस या कमीशन देता है अपने एम्प्लॉयज को तो वो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड उस बोनस में प्रॉफिट या डिविडेंड का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को बोनस या कमीशन देता है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड उसमें प्रॉफिट या डिविडेंड का पार्ट नहीं होना चाहिए। ओके ओके सर। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे, एज 10 और एज 16 के अंदर। ठीक है? एज 10 और एज 16 के अंदर बोरोइंग कॉस्ट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। तो उसमें बोला गया है, क्या बोला गया है इंटरेस्ट को लेके? मान लीजिए मैंने कोई लोन लिया है एसेट परचेज करने के लिए या एसेट अक्वायर करने के लिए। यहाँ पे लोन लिया है मैंने, यहाँ पे लोन लिया है, ठीक है? यहाँ पे एसेट रेडी हो गया, रेडी टू यूज हो गया हमारा जो एसेट है। 1 जुलाई 2023 को रेडी टू यूज हो गया।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो एसेट के कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, एसेट के कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट पे होगा वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा और पीएनएल में जाएगा। पता है इतना? नहीं सर अभी तो पढ़े नहीं हम लोग। कोई बात नहीं, अभी पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमने कोई लोन ले रखा है फॉर अ एसेट परचेज या फिर एक्विजिशन, तो जब रेडी लोन हमने पहले ले रखा है और जब हमने एसेट परचेज किया, ठीक है, या एसेट जिस दिन बन के तैयार हो गया, रेडी टू यूज हो गया, उस दिन तक का जो भी इंटरेस्ट होएगा वो हमारा कैपिटलाइज होता है। और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट पे हो रहा है, ये तो हो गया हमारा अगर हमने कोई लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एसेट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर कोई हमने और लोन ले रखा है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो उसकी डिडक्शन हमें 36 के अंदर मिल जाएगी, सेक्शन 36 के अंदर मिल जाएगी। ओके ओके सर, चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन कंपटीशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए लोन लिया है तो इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर एसेट परचेज करने के लिए लिया है तो जिस दिन एसेट हमने पुट टू यूज किया है, इनकम टैक्स में हमारा पुट टू यूज चलता है, अकाउंट्स में रेडी टू यूज चलता है। पुट टू यूज मतलब जिस दिन हमने एसेट को यूज में लगा दिया, बिजनेस यूज में लगा दिया, तो जिस पुट टू यूज तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो सारा कैपिटलाइज होएगा और उसके बाद वाला सारा पीएनएल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अ बोरोइंग फॉर एक्विजिशन ऑफ new capital asset for a business or profession. Interest from the date of borrowing till the date on which such asset was first put to use, वो सारा कैपिटलाइज हो जाएगा और उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा वो सारा हमारा सेक्शन 36 में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बताया वो था आपका रेडी टू यूज। इनकम टैक्स में हमारा चलता है पुट टू यूज। ठीक है, रेडी टू यूज का मतलब हो गया कि एसेट हमने खरीद के रख लिया है, मतलब यूज करने के लिए कैपेबल है वो, लेकिन अभी यूज में नहीं लगाया। पुट टू यूज मतलब एक्चुअल यूज में ले लिया हमने। तो इनकम टैक्स में हमारा चलता है पुट टू यूज, अकाउंट में चलता है रेडी टू यूज। तो हमें कब मिलेगा, रेडी टू यूज पे कि पुट टू यूज पे? सर पुट टू यूज। ठीक है, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एसेट पुट टू यूज है, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे लोन लिया है हमने, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद वाला सारा अंदर सेक्शन 36 में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और इसका क्या होगा, इसके ऊपर से डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। सेक्शन 36 प्रोवाइड डिडक्शन फॉर द डिस्काउंट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स ऑन प्रो राटा बेसिस हैविंग रिगार्ड द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ अ बॉन्ड टू बी कैलकुलेटेड इन अ मैरिज प्रिस्क्राइब्ड। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा, सर जीरो कूपन होता क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते क्या हैं? नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सर नाम नहीं सुना सर, पता नहीं क्या होता है। डिबेंचर का नाम सुना है सर? हाँ सर डिबेंचर का तो नाम सुना है। ये भी एक टाइप का डिबेंचर होता है आपका, जिसपे 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है, 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो सर फायदा क्या है, कोई क्यों लेगा इसको, कोई क्यों लेगा जीरो कूपन बॉन्ड को जब उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता? हम एफडी कराते हैं क्यों, उस पर सर इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर खरीदते हैं क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सर इंटरेस्ट मिलता है। तो इस पे सर 0% मिल रहा है तो कोई क्यों खरीदेगा, क्यों खरीदेगा कोई? क्योंकि ये जो इशू होता है, जब इशू होता है तो ये डिस्काउंट पे इशू होता है। डिस्काउंट पे इशू होता है मतलब सर मान लीजिए फेस वैल्यू है आपकी, फेस वैल्यू समझ में आता है ना, जितने का बॉन्ड है,
100 रुपये का बॉन्ड है, फेस वैल्यू है उसका, उसका इशू प्राइस है, उसको इशू किया, इशू वैल्यू है उसकी 85, रिडम्पशन वैल्यू है, कौन से वैल्यू पे रिडीम होगी सर, 100 रुपये पे, 85 पे उसको इशू किया, आप 85 रुपीज़ लेके आइए और हम आपको बॉन्ड दे देंगे। रिडम्पशन वैल्यू सर, जब जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा, जितने भी ईयर्स के लिए इशू किया है, उसके बाद जब इसको रिडीम करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें, जब कोई हमें बॉन्ड वापस करने आएगा तो हम उसको कितना पे करेंगे, 100 रुपया, ठीक है। तो इसको हम ओवर द पीरियड समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 85 का इशू किया, ठीक है, ठीक है, 85 का इशू, हमारे बैंक में कितना आ गया सर, 85 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे इशू किया, यहाँ पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अब हमें पेमेंट करना है बैंक से, -100 रुपया, ठीक है, रिडीम कर दिया यहाँ पे। तो लोगों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर, लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, 15 रुपये का सर फ़ायदा हो रहा है लोगों को, 85 में खरीद के 100 रुपये में वापस कंपनी से 100 रुपये मिल रहे हैं उस बॉन्ड के अगेंस्ट, तो 15 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ये 15 रुपये कंपनी के लिए क्या है सर, एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, खर्चा है। तो सर ये खर्चा क्या एक बार में ही मिल जाएगा, या ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ जो जीरो कूपन बॉन्ड है उस पर प्रोराटा बेसिस पे मिलेगा। आप खुद सोचिए किस बेसिस पे मिलना चाहिए, जो उसकी लाइफ है, जितने साल के लिए उसको इशू किया है जीरो कूपन बॉन्ड को उस ईयर में मिलना चाहिए, या जिस ईयर में हमने इशू कर दिया उसी ईयर में सारा मिल जाना चाहिए सर, ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ मिलना चाहिए। तो जितनी भी लाइफ होगी, एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए ये डिबेंचर हमें इशू किया है 1 अक्टूबर 2023 को इशू किया है फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक है, ठीक है सर। तो 15 रुपये निकल के आया, डिस्काउंट कितना निकल के आया सर, 100 रुपये का था, 85 पे दिया हमने, तो 15 रुपये का सर डिस्काउंट निकल के आया, 15 रुपये का डिस्काउंट है, हाँ सर। कितने साल के लिए किया है सर, 5 साल, 5 साल। तो 1 अक्टूबर 23 को किया हमने, मान लीजिए ये तो एक जीरो कूपन बॉन्ड है, मान लीजिए हमने टोटल नंबर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कितने हैं, मान लीजिए 1000 है, तो टोटल कितना हो गया डिस्काउंट 1000 जीरो कूपन बॉन्ड पे सर, ये हो गया आपका 15,000, ठीक है, ठीक है सर। अब प्रोराटा बेसिस पे करेंगे, 15,000 डिवाइड बाई 5, और एक साल में कितने होते हैं सर, 12 महीने, तो 15,000 डिवाइड बाई 60 कितना आया हमारा सर, 250 रुपये पर मंथ। एक मंथ का कितना निकल के आया सर, 250 रुपये, ठीक है, एक महीने का हमारा 250 रुपये निकल के आया डिस्काउंट का। तो हमने अक्टूबर में इशू किया है इसको, 1 अक्टूबर 23, 31/3/24, कितने महीने हो गए सर, 6 मंथ हो रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट ईयर 24-25 में 12 महीने, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 2.5 कितना हो गया, इस साल हमें 1500 की मिल जाएगी और नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी हमें 12 × 250, मतलब 24-25 प्रीवियस ईयर में हमें मिल जाएगा 3000 की डिडक्शन, ठीक है, ठीक है सर। तो इस टाइप से हम प्रोराटा बेसिस पे इसका डिस्काउंट का डिडक्शन हमें मिल जाएगा। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड। ये क्या है सर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड
या फिर कोई और रिटायरमेंट फंड है वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो उस जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उतनी उसको डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड वो अप्रूव्ड फंड होने चाहिए। ओके ओके सर। सेवेंथ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर टू सेक्शन 80 CCD। ये कौन सा स्कीम होता है सर? सर एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। तो अगर इसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय के एनपीएस फंड में, तो उसकी भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट रिसीव्ड बाय असेसी एम्प्लॉयर एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉय टुवर्ड देयर वेलफेयर फंड to be allowed only if such amount is credited on or before due date under the relevant act rule etc। ये क्या है सर? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। जो हमारा 8 पॉइंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले समझते हैं। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बाय असेसी एम्प्लॉयर, किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉयर की। एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉय टुवर्ड देयर वेलफेयर फंड to be allowed only such amount is credited on or before due date under the relevant act rule etc। ये क्या है सर? चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब समझते हैं। जो ये 8 पॉइंट दे रखा है इसका मतलब समझते हैं। अब जो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसमें हमारा एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जाता है। हाँ सर, और एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जाता है। ठीक है सर, एम्प्लॉय लिख दिया आपने फिर से। ठीक है, एम्प्लॉय लिख देते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक है सर। तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। हाँ सर, और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब बोला गया है इसके अंदर कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पैसा तो डिडक्ट कर लिया, इसका इस फंड के लिए पैसा तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन उसको पे नहीं किया उस फंड में पे नहीं किया अप टू ड्यू डेट। जैसे कि ईपीएफ के केस में 15 तारीख डेट होती है, 15th ऑफ अ मंथ हमें जमा कराना होता है। जैसे अप्रैल का मई 15 तक हमें जमा कराना है, तो 15 तारीख तक इसने ड्यू डेट तक पैसा जमा नहीं करा है फंड में। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन काट तो लिया लेकिन उसको जमा नहीं कराया 15 तारीख तक। फिर उस केस में क्या होगा? तो जितना कंट्रीब्यूशन उसने काटा है वो सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा, सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यही बोला गया है, इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं की है। तो तो एम्प्लॉयर जो भी डिडक्शन कर रहा है एम्प्लॉय से, जो भी डिडक्शन कर रहा है अपने एम्प्लॉय से फॉर प्रोविडेंट फंड और अदर फंड, उसको उसका जो रिलेवेंट, जैसे पीएफ के केस में 15 तारीख डेट है, तो 15 तारीख तक उसको जमा कराना है काट के उस फंड में। नहीं कराता है तो पूरा का पूरा वो डिसअलाउ हो जाएगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है सर। तो वही लिखा है, अब दोबारा पढ़िए। अमाउंट रिसीव्ड बाय असेसी एम्प्लॉयर एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय कहाँ से देगा? उसकी सैलरी में से ही कटेगा। हाँ सर, टुवर्ड देयर वेलफेयर फंड, जो भी प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, जो भी फंड है। टू बी अलाउड ओनली, अलाउ कब होगा? इफ सच अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर द रिलेवेंट एक्ट। रिलेवेंट एक्ट मतलब जो भी, अगर पीएफ का पैसा है तो प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआई का पैसा है तो ईएसआई एक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भी लिखा हुआ है इस पर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, द अमाउंट अंडर कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर मंथ शैल बी पेड विद इन 15 ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी मंथ। जैसे अप्रैल का है तो 15 मई तक जमा करना है। 15 तक नहीं किया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को जमा उस फंड में, तो वो जितना भी कंट्रीब्यूशन है सारा डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है,
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं की गई है। ओके सर। नेक्स्ट हमारा बैड डेट। बैड डेट क्या होता है सर? बैड डेट क्या होता है? मान लीजिए मैंने सेल किया, सेल किया सर आपने, हाँ, और क्रेडिट पे सेल किया। कैश पे दो टाइप के सेल होते हैं आपके, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल में मैंने सेल किया, उसने पैसा दे दिया, कहानी वहीं खत्म हो गई। क्रेडिट में मैंने उसको सेल तो कर दिया, लेकिन उसने बोला कि मैं आपको पेमेंट 2-3 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा ओके। 2-3 महीने बाद पता चला कि वो उसके बिजनेस में आग लगी या प्रॉपर्टी में बहुत लॉस हो गया, वो दिवालिया हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ वो पैसे तो मिलेंगे नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको लॉस बुक कर लिया। जितना उससे पैसा आना बाकी था उसको मैंने लॉस बुक कर लिया। उसको बोलते हैं बैड डेट, कि अब पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा जिसके लिए हमने क्रेडिट सेल किया था। जिसको हमने क्रेडिट सेल किया था, जितना उससे पैसा लेना था वो अब उससे रिकवर नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको एज अ बैड डेट बुक कर दूंगा। तो इनकम टैक्स में बोला गया है कि बैड डेट अलाउ होते हैं, बैड डेट अलाउ होते हैं, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड आपने उसकी इनकम को फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ले रखा हो। उस पर आपने जब पीजीबीपी की इनकम निकाली हो, उसमें इनकम ले रखी हो जिसका आप बैड डेट ले रहे हो। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। Any bad debt written off as a irrecoverable in the accounts of assessee for the previous year, provided the debt has been taken into accounts for computing the income of previous year or any previous year। मतलब उसकी इनकम हमने ले रखी हो तभी हमें उसका डेट भी मिलेगा। अगर हमने उसकी इनकम नहीं ले रखी है पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए, तो हमें उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर बोला गया है इसमें, जैसे हमारा AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, ठीक है, वैसे सेम इनकम टैक्स में भी ICDS होते हैं। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अगर असेसी एस को कंप्लाई ना करके इससे भी कंप्लाई कर देगा, ICDS से भी कंप्लाई करके रेवेन्यू को उस हिसाब से ले लेता है, तो भी माना जाएगा कि उसने अकाउंट्स में इनकम ले रखी है, उसने जो इनकम टैक्स प्रोविजन है उसको कंप्लाई कर रखा है और उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। Amount of debt taken into accounts in a computing the income of assessee on the basis of notified ICDS to be allowed at a deduction in a previous year in which such debt or part thereof become irrecoverable। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब एंट्री से समझते हैं इसको। हाँ सर, एंट्री से समझाओ सर, एंट्री से अच्छे से समझ में आता है। मान लीजिए मैंने सेल करी, सेल टू मिस्टर ए, 1 लाख की सेल करी। ठीक है, मिस्टर ए पेड 50,000, 50,000 उसने पे कर दिया मुझे। बैलेंस कितना बचा है सर? 50,000। ठीक है, अब पता चलता है, ये मान लीजिए मैंने अप्रैल 2023 को किया, फिर 1 जुलाई 2023 को इसने इतना पेमेंट कर दिया। 1 जनवरी 2024 को पता चलता है कि इसके यहाँ पे फायर हो गया है और इसका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, बहुत लॉस हो गया। अब ये पैसा नहीं दे पाएगा, पैसा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो मैंने इनकम क्या बुक करी होगी पहले सर? मिस्टर ए डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपए, इनकम बुक हो गई। हाँ सर, इनकम बुक हो गई। दूसरी एंट्री, पेमेंट आ गया उससे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 50,000। तो अभी उसके अकाउंट में कितना बचा होगा सर? 50,000। तो अब मुझे पता है इससे कुछ मिलने वाला है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको
बैड डेट में बुक कर दूंगा जितना भी बचा होगा। बैड डेट डेबिट टू मिस्टर ए 50,000, और इसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी इनकम टैक्स में। ठीक है, ठीक है सर। तो क्लियर है, इनकम मैंने यहाँ पे ले ली और एक्सपेंस यहाँ मिल गया इसका, अगर मुझे इससे पैसा नहीं मिल पा रहा है तो। अब क्या होता है, 1 अक्टूबर 2024 को ये आता है मेरे पास और आके मुझे सारे पैसे दे देता है। 50 में से 50 के 50 मुझे दे देता है। तो क्या एंट्री होती है जब पैसा आ जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 50,000। तो ये मेरी इनकम बन जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए, जिस ईयर में मुझे बैड डेट रिकवर हो जाएंगे। सेम चीज इनकम टैक्स में भी है, सेम चीज इनकम टैक्स में भी है। जिस ईयर में अगर बैड डेट की रिकवरी हो रही है, जितनी रिकवरी होगी, जितनी रिकवरी होगी वो सब हमारा इनकम बन जाएगा उस ईयर के लिए। ठीक है, ठीक है सर। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रिकवरी ऑफ बैड डेट सबसिक्वेंटली। अगर सबसिक्वेंटली हमें बैड डेट रिकवर हो जाता है तो वो जिस ईयर में हमें मिलेगा उस ईयर की इनकम बन जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए, प्रोवाइडेड उस ईयर में वो एसएससी का बिजनेस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अगर पैसा मिल रहा है तो वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होएगा। ठीक है सर। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस ऑन अ फैमिली प्लानिंग बाय अ कंपनी। ये क्या है सर? अगर कंपनी फैमिली प्लानिंग के ऊपर कुछ खर्चा करती है, अगर रेवेन्यू नेचर का है तो उस ईयर में मिल जाएगा जिस ईयर में वो खर्चा कर रही है। और अगर कैपिटल नेचर का हुआ तो 1/5 कर करके 5 ईयर्स में मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जिस ईयर में उसने खर्चा किया है। ठीक है, ये जो फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो खर्चा है सिर्फ कंपनी के केस में मिलता है, अदर एसएससी को नहीं मिलेगा। ओके, ओके सर। Any expenditure of revenue nature bona fide incurred by a company for the purpose of promoting family planning among employee, किसके बीच में? एम्प्लॉय के बीच में। to be allowed at a deduction in computing company's business income, तो माना जाएगा कि वो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है। where the expenditure is of capital nature, कैपिटल नेचर का अगर है तो 1/5 मिलेगा ऑफ सच एक्सपेंडिचर, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी? उस ईयर में जिस ईयर में खर्चा किया है। पहला 1/5 वहां पे मिलेगा, उसके बाद बाकी के 1/5 करके नेक्स्ट 4 ईयर्स में मिल जाएगा। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है फिर डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड। ये क्या होता है सर? स्टॉक एक्सचेंज पे जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो उस पे जो एसटीटी पे कर रहा है वो उसकी एग्जेम्पशन डिडक्शन हमें मिल जाएगी सेक्शन 36 के अंदर। ठीक है, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसकी डिडक्शन हमें मिल जाएगी 36 के अंदर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन इंटर्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कैपिटल गेन के अंदर चला जाएगा, उसको हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग मतलब सर शेयर खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है फ्रिक्वेंटली, उसका बिजनेस ही हो, उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है खरीद बेच के, तो उसके ऊपर जो भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करेगा वो उसकी उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल कमोडिटी ट्रांजेक्शन। ये क्या है सर? जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज है जिसपे हमारे शेयर ट्रेड होते हैं, वैसे ही एक कमोडिटी मार्केट भी है, कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट। उसमें क्या होता है? कमोडिटी सेल परचेज होती है। तो अगर उस तो जो वहाँ पे सेल परचेज हो रही हो उसके ऊपर हमारा कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। तो अगर कोई ट्रेडर है, कोई एसएससी है जो कि ट्रेड कर रहा है वहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके ऊपर जो भी वो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहा है उसको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 36।
ओके ओके सर, चलिए चलिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 37। ये हमारा रिसिडरी एक्सपेंसेस जो भी बच गया बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर का, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर आने के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है कि खर्चा इस नेचर का नहीं होना चाहिए, खर्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, खर्चा वैसा नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन देखते हैं कि किस टाइप के खर्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो भी खर्चे होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, जो कि हमारे सेक्शन 30 से 36 के बीच में कवर नहीं हो पाए। ओके ओके सर, चलिए सेक्शन 37 के अंदर कौन कौन से खर्चे आप नहीं आएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर अलाउंस, द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू पार्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर में बी डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी द नेचर डिस्क्राइब इन सेक्शन 30 टू 36। हमने जो अभी सेक्शन 30 से लेके 36 के हमने जो भी एक्सपेंसेस पढ़े उन नेचर के नहीं होने चाहिए सर। उनके नेचर होंगे तो उनके अंदर चले जाएंगे, इसमें जगह ही नहीं बचेगी सर आने की। बिल्कुल। तो पहली कंडीशन यही है कि 30 से 36 के बीच में नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो वहां पे चले जाएंगे, अगर नहीं आ रहे फिर दूसरा चेक करेंगे। इट शुड हैज बीन इनकर्ड बाय द असेसी इन द अकाउंटिंग ईयर। असेसी ने उसके ऊपर खर्चा किया हो, उस एक्सपेंडिचर को इनकर किया हो, दूसरी कंडीशन है। ठीक है ठीक है। It should be in respect of business carried on by the assessee, the profit of which being computed and assessed। जो खर्चा है उसके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, जो खर्चा है उसके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ओके बिल्कुल सर। इट मस्ट हैव बीन इनकर्ड आफ्टर द बिजनेस वाज सेटअप। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद खर्चा होना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट हो गया उसके बाद का खर्चा होना चाहिए, उससे पहले का खर्चा है तो इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का अगर कोई खर्चा है तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगा। ओके ओके सर। इट शुड नॉट बी इन नेचर ऑफ एनी पर्सनल एक्सपेंसेस। असेसी का कोई पर्सनल खर्चा है वो भी इसके अंदर नहीं आना चाहिए। असेसी का कोई पर्सनल खर्चा है, वो मॉल में फिल्म देख के आ गया, लंच करके आ गया, उसको बिजनेस एक्सपेंस दिखा रहा है कि हम 37 के अंदर क्लेम कर लेंगे, का नहीं। पर्सनल नेचर का कोई भी खर्चा इसके अंदर नहीं आना चाहिए 37 के अंदर। ठीक है सर। इट शुड हैव बीन लेड आउट और एक्सपेंडेड वोली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ सच बिजनेस। वोली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस होना चाहिए। ठीक है सर। ओके। इट शुड नॉट बी इन नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस आएंगे वो उनका नेचर क्या होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके अंदर नहीं आएंगे। ओके ओके सर। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड बाय द असेसी फॉर एनी पर्पस विच इज ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जो खर्चा हुआ है वो उसका नेचर कोई ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। किसी लॉ में उसको बोल दिया कि ऑफेंस है, अब लॉ ने मना कर रखा है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन उस टाइप का खर्चा है, जैसे ब्राइब दे दिया, लॉ में मना कर रखा है और हम उसको खर्चा कर रहे हैं, खर्चा दिखा रहे हैं कि मैंने इसको इतना ब्राइब दिया तो ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है। लॉ बोलता है नहीं, ये ऑफेंस है आपका, लॉ में मना किया गया है, तो इस टाइप का जो भी खर्चा है वो भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है सर। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे। पहला क्या है, सेक्शन 30 से लेकर 36 के बीच में नहीं आना चाहिए। असेसी इनकर असेसी द्वारा इनकर्ड होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर। बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस सेटअप होने के बाद होना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का है तो नहीं मिलेगा। पर्सनल पर्पस वाले एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। जो भी एक्सपेंडिचर है वोली फॉर बिजनेस होना चाहिए। ठीक है सर। और खर्चा, सबसे इंपॉर्टेंट, खर्चा
किसी लॉ में ऑफेंस या प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी लॉ में प्रोहिबिटेड या ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, ऑफेंस नहीं होना चाहिए। ओके ओके सर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो हमें उसकी डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगी। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ एक्सपेंडिचर है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ठीक है सर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो एम्प्लॉयर को तो मिल जाती है, बट यहाँ पे बात हो रही है पार्टनरशिप फर्म की। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के लिए क्या लेती है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, तो क्या इस पे जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी डिडक्शन मिल जाएगी? क्या डिडक्शन मिल जाएगी? सीबीडीटी का सर्कुलर है, वहां पे क्लेरिफाई किया गया है कि हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, इसकी डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएगी। ओके ओके सर। फिर दूसरा है फ्री बीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर बाय फार्मास्यूटिकल्स। ये क्या होता है सर? ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं, मेडिसिन कंपनी मेडिसिन बनाती हैं, ये हमारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, डॉक्टर्स को बहुत सारी फ्री बीज देती हैं। फ्री बीज मतलब सर गिफ्ट हो गया, गिफ्ट वाउचर हो गया कि आप जाओ बाहर घूम के आओ, गाड़ी दे दी, कैश वाउचर, कुछ भी किसी भी टाइप का गिफ्ट दे देते हैं और फिर अपने यहाँ पे खर्चा दिखाते हैं कि हाँ हमने उसको डॉक्टर को इतना फ्री भी दिया है, तो इसका खर्चा बुक करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा इनको कि ये डॉक्टर इनकी मेडिसिन रेफ़र करेगा, डॉक्टर इनकी मेडिसिन रेफ़र करेगा, ये सोच के उनको देते हैं। तो ये अपना खर्चा दिखा रहे हैं जो भी फ्री भी डॉक्टर को दे रहे हैं। तो डॉक मेडिकल में एक एक्ट है आपका, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एथिक एंड एथिक्स रेगुलेशन, उसमें बोला गया है कि इस टाइप का जो फ्री बीज है वो नहीं देना है, डॉक्टर्स को मना कर रखा है कि नहीं देना है। तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, हाँ सर, फिर भी दे रहे हैं, तो इस टाइप के एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएंगे, इसकी उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके ओके सर। नेक्स्ट है हमारा सीएसआर एक्सपेंडिचर। सीएसआर एक्सपेंडिचर ये क्या होता है सर? कंपनीज एक्ट में अभी एक 135 सेक्शन के अंदर एक सेक्शन है, उसमें बोला गया है कि कंपनीज जिनके ऊपर एप्लीकेबल है, उसके लिए टर्नओवर वगैरह दे रखा है, उनको अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सोसाइटी के लिए यूज करना है। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी की तरफ भी उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनको अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन उसके ऊपर खर्चा करना होता है सीएसआर एक्टिविटीज़ पे। जैसे जिस गांव में लाइट नहीं है तो वहाँ लाइट लगा दी, जहाँ नल नहीं है नल लगा दिए, बाथरूम बना दिए, तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर। तो अब जो सीएसआर एक्टिविटी तो कर दी, उसके ऊपर सीएसआर एक्सपेंडिचर भी कर दिया कंपनी ने। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो पहले इसके ऊपर कंफ्यूजन था, कुछ लोग लेते थे कुछ लोग नहीं लेते थे, फिर बाद में इसको क्लेरिफाई कर दिया गया कि सीएसआर के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी, सीएसआर के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी। सीएसआर के ऊपर कोई भी खर्चा किया है कंपनी ने तो उसकी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सर? क्योंकि ये वोली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पज नहीं है। यहाँ पे एक लाइन है ना, इट शुड बी लेड आउट और एक्सपेंडेड वोली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ सच बिजनेस।
ये वोली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अ बिजनेस नहीं है, इसीलिए इसकी डिडक्शन सेक्शन 37 में नहीं मिलेगी। ओके ओके सर। Any expenditure incurred by assessee on the activity relating to CSR referred to in section 135 of Companies Act 13 shall not deemed to be incurred for the purpose of business, hence shall not be allowed at a deduction under section 37। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट इन सोवेन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये क्या होता है सर? अगर असेसी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैम्पलेट, ब्राउचर, बैनर वगैरह छपवाता है और उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ खर्चा करता है, तो उसकी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। इस टाइप के खर्चे की डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। ओके ओके सर। A taxpayer would not be entitled to any deduction in respect of expenses incurred by him on advertisement in any sovereign voucher, trade or like published of any political party, whether it is registered with इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नॉट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट अगर कुछ कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड तो उसकी भी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। चलिए जी, अब आगे चले। तो हमारा यहां तक सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37 तक कंप्लीट हो गया है। इन सेक्शंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं सर जिनकी हमें डिडक्शन मिल जाती है? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 40 ए। उसमें हमारे बताया गया कि कौन कौन से एक्सपेंसेस की डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। तो चलिए अब सेक्शन 40 ए देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनकी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलिए, सेक्शन 40 इन द हैंड्स ऑफ एनी असेसी, कोई सा भी असेसी हो सबके लिए एप्लीकेबल है ये। पहला है हमारा सेक्शन 40A(I) जो कि बोलता है एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल अंडर द एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी on which tax deductible at source has not been deducted or after deduction has not been paid on or before the due date specified under section 139(1)। क्या बोला सर? कुछ समझ में नहीं आया सर। इसमें बोला गया है कोई इंटरेस्ट है, कोई रॉयल्टी है या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। सर क्या होता है? सर क्या होता है इंटरेस्ट? पता ही है, रॉयल्टी बेसिकली जैसे कि बुक्स है आपका, तो जब ऑथर है, ऑथर बुक पब्लिशिंग हाउस के पास जाता है, उसको बोलता है कि मुझे बुक छापनी है, तो जो बुक पब्लिशर है जो छापता है उसको, वो ऑथर को एक फ़ी पे करता है। जितनी बुक्स बेची उसने उसके अकॉर्डिंगली उसको एक फिक्स परसेंटेज पे करता है, तो उसको बोलते हैं हम रॉयल्टी। और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस, कोई टेक्निकल सर्विसेज के लिए कोई फ़ी पे करी जो कि पे करी है आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर पे की हुई है, या फिर इंडिया में ही पे हुई है लेकिन किसको पे हुई है? नॉन रेसिडेंट को। इंडिया से बाहर पे हुई है या तो फिर इंडिया में पे हुई है नॉन रेसिडेंट को। तो इसके ऊपर टीडीएस एक चैप्टर आएगा हमारा सबसे लास्ट में, उसके ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर एक परसेंटेज फिक्स कर रखी है, उतना हमें टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मान लीजिए रॉयल्टी की पेमेंट करी, ठीक है, मिस्टर बी इंडिया से बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, ठीक है सर, से 1 लाख पे करी, 1 लाख की रॉयल्टी पे करी, इसके ऊपर टीडीएस का रेट है 10%। तो मिस्टर ए क्या करेगा?
इसके ऊपर 10% मतलब 10,000 रुपये डिडक्ट करेगा। 90,000 मिस्टर बी को पे कर देगा और 10,000 जो ये बचा ये गवर्नमेंट को जमा करा देगा। मिस्टर बी क्या करेगा इस 10,000 का, इसको क्या फ़ायदा है, जब ये रिटर्न फाइल करेगा, मिस्टर बी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, आईटी रिटर्न फाइल करेगा, उस टाइम पे इसका 10,000 का क्रेडिट ले लेगा। मान लीजिए उस टाइम इसकी टैक्स लेबिलिटी आ रही है इनकम पे 50,000 रुपये, तो इस 10,000 को उससे एडजस्ट कर लेगा। 50,000 की जगह इसको 40,000 ही पे करना पड़ेगा। ओके ओके सर। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्सन जो कि पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट की रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस की, कहाँ पे, इंडिया से बाहर या फिर इंडिया में नॉन रेसिडेंट को, तो उसको उस पेमेंट पे टीडीएस काटना है। टीडीएस काटना है, कुछ पोर्शन टैक्स का काट के गवर्नमेंट को जमा कर देना है। अगर उसने जमा नहीं किया, डिडक्ट ही नहीं किया, पेमेंट में से डिडक्ट ही नहीं किया, या फिर डिडक्ट तो कर लिया, डिडक्ट तो कर लिया लेकिन पे नहीं किया गवर्नमेंट को, दोनों में से कोई सा भी केस हो, तो जो भी एक्सपेंस होगा जितना उसने पेमेंट किया है वो सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख इसने पेमेंट कर दी मिस्टर बी को और टीडीएस नहीं काटा, पूरा का पूरा 1 लाख पे कर दिया, तो ये 1 लाख क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, या फिर 10,000 टीडीएस तो काट लिया, काट के अपने पास ही रख लिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो उस केस में भी पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर बाद में काट के जमा करा दे तो, बाद में मान लो सर बाद में काट के जमा करा दे तो, जिस ईयर में काट के जमा कराएगा, जिस ईयर में गवर्नमेंट को पे कर देता है, तो उस ईयर में वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीवियस ईयर 23-24 है, ये प्रीवियस ईयर 24-25 है। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे पेमेंट करी इसने रॉयल्टी की 1 लाख रुपए की। ठीक है, ठीक है सर, पूरा का पूरा पे कर दिया, टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा। इस साल में क्या हो जाएगा, ये 1 लाख डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा इस साल के लिए, इस खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर प्रीवियस ईयर 24-25 में, मतलब अगले साल क्या करता है, पार्टी को बोलता है देखो हम मेरा खर्चा ये हो गया, मुझे 10,000 रुपये काटना था आपकी उसमें से, तो पार्टी बोलता है ठीक है काट लो, अगली पेमेंट में से ये 10,000 काट लेता है इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे ये 10,000 काट के डिडक्ट करता है और पे कर देता है गवर्नमेंट को। तो जिस ईयर में काटेगा, सबक्वेंटली जिस ईयर में काटेगा डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देगा, उस ईयर में उस खर्चे की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस 1 लाख की डिडक्शन यहाँ पे इसको मिल जाएगी। ओके ओके सर, चलिए। However, if such tax has been deducted in any subsequent year or has been deducted in a previous year but paid in a subsequent year after the due date specified under section 39(1)(a), such sum shall be allowed as a deduction in computing income of previous year in which such tax is paid। ठीक है, डिडक्ट कर लिया और पे करने का टाइम लिमिट क्या है, जो रिटर्न फाइल करने की डेट है उससे उस दिन तक उसके पास टाइम है जमा करने के लिए। ठीक है, रिटर्न फाइल करने का जो भी टाइम पीरियड है उस दिन तक का उसके पास टाइम है डिडक्ट करके जमा करने का। अगर कर देता है ड्यू डेट से ड्यू डेट तक तो उसी ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होगी एसएससी की, ठीक है, उस अगर ड्यू डेट तक कर देता है तो उसी ईयर में मिल जाएगी, अदरवाइज ड्यू डेट के बाद करेगा तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। ओके ओके सर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 31 जुलाई ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, इस साल की, इस 23-24 की 31 जुलाई इसके लिए एसएससी के लिए ड्यू डेट है। तो अगर ये 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने से पहले
डिडक्ट करके जमा करा देता है तो इसी साल में इसको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन अगर 31 जुलाई के बाद कराता है तो नेक्स्ट ईयर में इसकी डिडक्शन मिलेगी। ओके ओके सर। चलिए नेक्स्ट है, ये तो था हमारा नॉन रेसिडेंट का केस, जब या तो इंडिया से बाहर पे हो रहा है या फिर इंडिया में नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 30% ऑफ एनी सम पेबल टू अ रेसिडेंट। अब बात हो रही है रेसिडेंट की, ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, जिस पे टैक्स डिडक्ट होना चाहिए था, एंड सच टैक्स इज नॉट बीन डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। पहला था नॉन रेसिडेंट का केस, ये है हमारा रेसिडेंट का केस कि रेसिडेंट को कुछ पेमेंट करनी थी और उस पर टीडीएस नहीं काटा या काट के जमा नहीं कराया अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग डेट, जो भी उसकी रिटर्न फाइलिंग डेट है तब तक जमा नहीं कराया, तो उस एक्सपेंस का जितना भी 30% पोर्शन है, जितना भी एक्सपेंस है उसका 30% पोर्शन डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, और सबक्वेंट ईयर में मान लीजिए पेमेंट कर देता है तो टीडीएस की, तो सर उस केस में अलाउ हो जाएगा, उस ईयर में अलाउ हो जाएगा। However, if such tax has been deducted in any subsequent year or has been deducted in a previous year but paid in a subsequent year after the due date is specified under section 139, 30% of such sum shall be allowed as a deduction in computing income of previous year in which such tax is paid। जैसे कि ये हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है और ये प्रीवियस ईयर 24-25 है ना। ठीक है सर, तो यहाँ है एक पेमेंट करी हमने प्रोफेशनल फीस की जिस पे टीडीएस काटना था 1 लाख रुपए की, 10% से हमें टीडीएस काटना था, तो हमने नहीं काटा, पूरा का पूरा पे कर दिया जिसको पे करना था। अब 31 जुलाई 2024 ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, जो एसएससी है उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, तो टीडीएस काटना था इसको। ठीक है, ठीक है सर, बट काटा नहीं। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में कभी भी ये टीडीएस काट के जमा करा देता है, काट के जमा करा देता है गवर्नमेंट को ड्यूरिंग दैट पीरियड ड्यू डेट तक, तो जो 1 लाख रुपए है ये अलाउ हो जाएगा इसी साल में जो ए वाई 24-25 होगा, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए ए वाई 24-25 में ही इस 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर आफ्टर ड्यू डेट करता है, आफ्टर ड्यू डेट करेगा तो प्रीवियस ईयर 24-25 में अलाउ होगी फॉर ए वाई 25-26 में। ठीक है, कितना होगा सर? 30%, 30% इन केस ऑफ रेसिडेंट। 1 लाख का 30% मतलब 30,000 रुपए, कितना होगा? 30,000 रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए बाद में वो कर देता है तो कितना अलाउ हो जाएगा सर? 30,000 अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट के केस में पूरा है और रेसिडेंट के केस में 30% है। ओके ओके सर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। ये क्या है सर? अगर एसएससी कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है इंक्लूडिंग सरचार्ज सेस इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। इनकम टैक्स या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता एसएससी को। ठीक है, ठीक है सर, तो एसएससी ने जो इनकम टैक्स पे किया है उसकी भी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी। एनी पेमेंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी if the payable outside India or to a non-resident if tax has not been paid therein or not deducted therefrom। अगर सैलरी इंडिया से बाहर पे हो रही है या फिर नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा तो वो भी हमारा डिसअलाउ हो जाएगा 40A में। ओके ओके सर, फिर नेक्स्ट है हमारा
tax paid by a employer on a non-monetary perquisite provided to its employee which is exempt under section 1010 cc in the hands of employee. जब हम सैलरी का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, सैलरी का डिस्कस कर रहे थे, वहां पे देखा था कि वहां पे देखा था ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, तो इसको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिल रहे थे और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट भी मिल रहे थे। तो कुछ टैक्स निकल के आ रहा था एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर ने क्या कहा कि तुम्हारा टैक्स भी मैं ही पे कर देता हूँ, तुम्हारा टैक्स भी मैं पे कर दूंगा। तो कहा ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था कि जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट होता है, जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट होता है, उसके ऊपर जो भी टैक्स पे करेगा एम्प्लॉयर, वो इसकी सैलरी का पार्ट नहीं बनता है, सैलरी का पार्ट नहीं बनता एम्प्लॉय का। सेम यहाँ पे इसकी इनकम का पार्ट नहीं बना, तो इसको इसका खर्चा भी अलाउ नहीं होगा। इसके ऊपर जो खर्चा किया है, इसने जो टैक्स पे किया है ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, उस टैक्स के ऊपर एम्प्लॉयर को डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट provided to its employee which is exempt under section 1010 cc in the hands of employee। ठीक है, वहां पे इसको फ्री कर दिया, उसकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे इसका एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो ये थे हमारे खर्चे जो कि अलाउ नहीं होते अंदर इनकम टैक्स। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर। जी सर, चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल 17, एग्जामिन विद द रीजन द अलाउबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस्टर मानव, अ होलसेल डीलर ऑफ कमोडिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट while computing PGBP for AY 24-25 if he has exercised the option of shifting out of a default tax regime provided under section 115 BAC। ठीक है, पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इन कंप्लायंस विद CSR एक्टिविटी अमाउंटिंग टू 5,60,000। इसने स्कूल की बिल्डिंग बनाई है अंडर CSR एक्टिविटी, तो क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी किस सेक्शन में? आंसर इज नो। एज पर सेक्शन 37 कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, और वोली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। और CSR हमारा एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता, इसीलिए CSR की हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर अ पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन अमाउंटिंग तो 4.5 लाख। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए इसने बिल्डिंग परचेज करी है फॉर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, जिसका खर्चा है 4.5 लाख। तो अंडर सेक्शन 35AD इसको कितने की डिडक्शन मिल जाएगी सर? 100% ऑफ 450, मतलब 4.5 लाख की इसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन अ लोन पेड टू मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट 50,000 on which tax has not been deducted. The sale for a PY 22-23 was 202 lakh. Mr. X has not paid the tax if any on such interest. Mr. X को इंटरेस्ट पे करना था, नहीं एक सेकेंड, मिस्टर एक्स को कुछ इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, मानव को मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करना था। मिस्टर एक्स कौन है सर? रेसिडेंट है। 50,000 का इंटरेस्ट था जिसके ऊपर इन्होंने
टीडीएस नहीं काटा और काट के जमा भी नहीं कराया, तो क्या होगा? इसका 30%, 50,000 का 30% कितना है सर? 15,000। 15,000 डिसअलाउ हो जाएगा। अब बाद में जब किसी और ईयर में अगर डिडक्ट करके जमा करा देगा तो सर जिस ईयर में कराएगा उस ईयर में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड ₹20,000 ऑन सेल ऑफ बुलियन। इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है होलसेलर ऑफ कमोडिटी, होलसेल डीलर ऑफ कमोडिटी, तो उसके बिजनेस से रिलेटेड ही है। हाँ सर, तो इसकी भी डिडक्शन उसको मिल जाएगी। ओके, ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Examine with reason for the following subdivision whether the following statements are true or false in regard to provision of Income Tax Act. हमें बताना है कि सही है कि गलत है। For a dealer in share or security transactions tax paid in a recognized stock exchange is permissible business expenditure. बिल्कुल सही बात है सर, सेक्शन 36 में मिल जाएगा। It is mandatory to provide for depreciation under section 32 for the income tax purpose while computing इनकम अंडर सेक्शन हेड पीजीबीपी। ये भी सही है सर, ट्रू है। जो एक्सप्लेनेशन 5 है डेप्रीशिएशन का सेक्शन 32 का वो बोलता है कि जो डेप्रीशिएशन है वो मैंडेटरी क्लेम करना ही है। जब भी हम पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे तो उसमें डेप्रीशिएशन एडजस्ट करके ही निकालेंगे। ठीक है, उसकी डिडक्शन लेने के बाद ही निकालेंगे, चाहे एसएससी ने क्लेम किया हो या नहीं किया हो। ठीक है सर, ये भी सही है। द मेडिक्लेम premium paid by GIC to by Mr. Lomes for his employee by an account paycheck on dated 27/12/23 is deductible expenditure under section 36। ये भी सही है। हेल्थ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉय का तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है एम्प्लॉयर को। हाँ सर, मिल जाती है। अंडर सेक्शन 35 DDA amortization of expenditure incurred under an eligible voluntary retirement scheme at the time of retirement alone can be done। ये गलत है सर, ये फॉल्स है। जो सेक्शन 35 DDA के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो भी खर्चा होता है वो 1/5 मिलता है 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जिस ईयर में उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट का पेमेंट किया है उस ईयर में 1/5 मिलेगा। फिर आने वाले अगले 4 साल 1/5 करके 4 सालों में उसकी डिडक्शन मिलती है, तो टोटल 5 सालों में मिलता है। तो ये गलत है। ये बोल रहा है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो भी खर्चा है 1 साल में ही जिस ईयर में हुआ उसी ईयर में बुक कर दो, उसी ईयर में अलाउ हो जाता है। तो आंसर इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ओके सर। फिर नेक्स्ट है अन इंडिविजुअल एंगेज इन trading activities and exercising the option of shifting out of a default tax regime provided under section 115 BAC can claim additional depreciation under section 35 or 32 1 in respect of new plant acquired and installed in a trading concern where the increase in the value of such plant as compared to approved base year is more than 10%। बोलता है कि एक इंडिविजुअल है वो ट्रेडिंग उसका बिजनेस है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, और उसने ऑप्शनल टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखा है। तो बोलता है कि मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए जो मैंने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फॉल्स, नहीं मिलेगा सर, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ मिलता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, नो डाउट न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, प्लस मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए सर, वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए यूज होनी चाहिए। यहाँ पे ये क्या कर रहा है सर? ट्रेडिंग कर रहा है, तो ट्रेडर्स को ये अवेलेबल नहीं होगा। ओके, ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेल्टा लिमिटेड credited the following amount
to the account of resident payee in the month of March 24 without deduction of tax at source. What would be the consequences of non-deduction of tax at source by Delta Limited on this amount during the financial year 23-24, assuming that the resident payee in all cases mentioned below have not paid the tax, if any, which were required to be deducted by Delta Limited? Would your answer change if Delta Limited has deducted tax on director's remuneration in April 24 at the time of payment and remittance the same in July 24? तो इसमें बोला गया है कि सैलरी पे करी है मिस्टर एक्स को 12 लाख की, डायरेक्टर रेमुनेशन है 28 लाख, इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा है। सैलरी और डायरेक्टर्स रेमुनेशन टीडीएस नहीं काटा है, दोनों रेसिडेंट हैं। हाँ सर, रेसिडेंट को पेमेंट करी गई है, तो इसका 30% निकाल लीजिए। 12 लाख का 30%, 3,60,000 और 28,000 का 30%, 84। तो ये हो गया आपका 368,400। इतना एक्सपेंडिचर टोटल में से डिसअलाउ हो जाएगा। टोटल कितना था हमारा? 12,28,000, उसमें से हमारा इतना डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी जो बचेगा इसमें से माइनस। ठीक है, तो इतना हमारा डिसअलाउ हो जाएगा और टोटल में से इतना डिसअलाउ हो जाएगा। जो रिमेनिंग बचेगा 12,28 में से 368,400 चला जाएगा, 8,59,600 इतना अलाउ हो जाएगा और इतना डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और पूछिए, वुड योर आंसर चेंज इफ डेल्टा लिमिटेड हैड डिडक्टेड टैक्स ऑन अ डायरेक्टर्स रेमुनेशन इन अप्रैल 24 एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड रेमिटेंस द सेम इन जुलाई 24? तो इसमें बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे इसने डिडक्ट ही नहीं किया। ठीक है, इस साल में डिडक्ट कर रहा है, डिडक्ट करके फिर पे कर दे रहा है। ठीक है, अगर इस साल में डिडक्ट कर लेता और पे जुलाई तक कर देता तो इसी साल के लिए मिल जाता, इसी साल में मिल जाता। लेकिन डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर कर रहा है, ये प्रीवियस ईयर 23-24, ये प्रीवियस ईयर 24-25, डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर कर रहा है। तो इस केस में प्रीवियस ईयर 24-25 में हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी, AY 25-26 में मिलेगी। अगर डिडक्ट ये कर लेता है यहाँ पे, लेकिन पेमेंट जुलाई तक कर देता, ठीक है, डिडक्ट यहाँ पे कर लेता, डिडक्ट करने के बाद पेमेंट यहाँ तक कर देता ये जुलाई तक, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर में कर रहा है, डिडक्ट ही नेक्स्ट ईयर में कर रहा है, तो हमें इसकी डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। ओके सर। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। ओके सर।